नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। तो फाइनली मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले ही आया। आज लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब स्पीकर चर्चा के लिए तारीख देंगे। जिस दिन चर्चा होगी उससे पहले विपक्ष बोलेगा, फिर सरकार की साइड से लोग बारी बारी बोलेंगे। अंत में सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री जवाब देंगे और सबसे आखिर में वोटिंग होगी। लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का विश्वास प्रस्ताव है। विपक्ष का कहना है कि वो इसे सरकार गिराने के लिए नहीं बल्कि पीएम मोदी को मजबूर करने के लिए लाया है ताकि सदन में मणिपुर हिंसा पर वो जवाब दे। रूल कहता है कि सदन के नेता ही आखिर में जवाब देते हैं, तो इस लिहाज से विपक्षी गठबंधन मान चुका है कि उसने मोदी को अपनी संसदीय ट्रिक में फंसा लिया है। मोदी की सरकार गिराना तो यूं भी उसके लिए दूर की कौड़ी है, क्योंकि अकेले बीजेपी के पास उसे हराने के लिए काफी नंबर्स हैं। 2018 में भी ये हो चुका है, जब मोदी के पहले टर्म में पहला विश्वास प्रस्ताव बुरी तरह गिर गया था। उसके कुछ दिन बाद मोदी ने कहा था 2023 में मैं और अच्छी तैयारी के साथ प्लीज आइएगा। जहां तक मोदी का अपना अंदाज है, हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव के आखिर में वो कह दें कि अब 2028 में और अच्छी तैयारी से आना। अविश्वास प्रस्ताव के पीछे कांग्रेस और INDIA अलायंस की मंशा अपनी एकता का ट्रायल लेना भी है कि वोटिंग के दिन उसके साथ कौन कौन टिकता है, कौन कौन भागता है। अब आते हैं संसद के रूल पर। नियम यह है कि संसद में बोलने का टाइम पार्टियों को उसकी संख्या के हिसाब से मिलता है। INDIA अलायंस के सांसद जब मणिपुर पर बोलेंगे तो जाहिर है कि एनडीए की तरफ से काउंटर अटैक करने वाले ज्यादा होंगे, टाइम भी ज्यादा होगा। और सवाल यह भी कि जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो क्या मणिपुर ही तक सीमित रहेंगे? क्या बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर नहीं बोलेंगे? और जब बोलेंगे तो ये गेम किसके हाथ में होगा? शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। पास क्या संसद में बात उठाए, वो भी नहीं उठाने देते। तो इसलिए एक तरीका है जिसके जरिए कम से कम सरकार का मुंह खुलेगा। का कोई एनडीए अब है, अब तो नया बना है, तो इसका ना महत्व है जी। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो अंत में कंक्लूजन होता है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता है। हम लोग न तो पक्ष में है न तो विपक्ष में है, हम लोग कहीं बीच में। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन ला सकता है? उसमें 50 जो माननीय सांसद हैं वो खड़े होने की स्थिति में हैं क्या? वहाँ रहेंगे क्या हाउस में? मोदी पर अविश्वास क्या सिर्फ टाइम पास? इसी पर बात करेंगे। शहजाद पूनावाला जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े हैं। संजीव झा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़े हैं और राजेश भट्ट जी प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जुड़े हैं, रामविलास की पार्टी से जुड़े हुए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, सीधा सवाल है, नंबर तो आपके पास है नहीं, तो क्या इससे टाइम पास माना जाए? ये बड़ा हल्के में आप इस तरह के संवैधानिक और
जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको आप इस तरह हल्के में ले रहे हैं। सबको पता है संख्या बल नहीं है, बात संख्या बल का नहीं है, संख्या बल विपक्ष के पास नहीं है, मोदी जी की सरकार के पास नैतिक बल नहीं है। नैतिक बल होता तो सदन में आते, बोलते। जो व्यक्ति दिन भर बोलता है, बिना बात का बोलता है, जो जरूरी चीजें नहीं उसको भी बोलता है, वो व्यक्ति सदन में बोलने से क्यों डरता और घबराता है? 56 इंच सदन में क्यों नहीं आ रही है? तो ये लड़ाई संख्या बल की नहीं है, ये दिखाने के लिए है, साबित करने के लिए है कि मोदी जी आप में नैतिक बल नहीं है। अब तो बोलना पड़ेगा ना, भाग रहे थे जिस बात से कि हम नहीं बोलेंगे, अब बोलना पड़ेगा, सदन में आना पड़ेगा। अब आए, पूरा हिंदुस्तान, हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो मणिपुर स्टेट है उससे उद्वेलित है। इस देश में, उस प्रांत में इतनी विभत्स घटनाएं हो रही हैं, महीनों से नियंत्रित नहीं हो पा रही हैं। पूरा देश उद्वेलित है, पक्ष विपक्ष सब लोग उससे मर्माहत हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल तक सारी बातें बता चुके हैं, स्वयं स्वीकार रहे हैं। हर बात पे कहेंगे डबल इंजन, डबल इंजन। लेकिन यहाँ पे क्या भाई, आपकी सरकार है तो वहाँ पे संरक्षण जारी है लोगों को, यह स्पष्ट दिख रहा है। उन संरक्षणकारियों, षड्यंत्रकारियों की जो नेक्सस है उसका खुलासा ना हो जाए लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में, इसलिए आप चाहते हैं कि उस पर बहस ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। देश का विपक्ष जागृत विपक्ष है, देश के विपक्ष में नैतिक बल और आत्मबल है। संख्या बल भले कम हो, लेकिन देश का प्रतिनिधित्व, देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप उसे दबा नहीं सकते। आप सरकार समझ करके अपने आप को हर जगह अपनी धौंसबाजी कर सकते हैं, लेकिन आवाज कितने देर तक आप दबाएंगे ये आपके बस में नहीं है। वैसे भी आपके चली चला का बेला है, 8-10 महीने बाद झोला आपको उठा ही लेना है, ये आभास आपको भी है। क्योंकि कल का जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन आपने सुना, पूरे भारत को आतंकी संगठन से तुलना कर दी, पूरे इंडिया की। विपक्ष क्या इस देश का नहीं है? विपक्ष इस इतना अहंकार कि आपसे असहमत है और आपको हराने के लिए लामबंद हो रहा है, तो वो जो है हिजबुल आतंकी संगठनों का उसके साथ तुलना कर देंगे। हिजबुल मुजाहिदीन से नहीं की भाई, ये उनकी हताशा, इंडियन मुजाहिदीन, ये आपकी हताशा, ये आपकी सरकार की हारने की जो आपके दिल में घर कर गया है, उस बात का द्योतक है कि आप अपना संतुलन भी खो बैठे हैं। ठीक है, अरे अब भाई, आप मेरे भी प्रधानमंत्री, हर किसी के, हर भारतवासी के आप प्रधानमंत्री, आप अपने आप को सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के प्रधानमंत्री क्यों समझते हैं? आपको कम से कम प्रधानमंत्री की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जवाब शहजाद पूनावाला जी। विपक्ष के या हिंदुस्तान के सारे लोगों के लिए शहजाद पूनावाला जी, सीधा सवाल मेरे पास, के अनुकूल है। नंबर गेम उनको पता है उनके पास नहीं है, पर उनके पास नंबर का बल नहीं है, लेकिन आत्मबल है, नैतिक बल है, जिस पर आप पूरी तरह से फेल है। दीपक जी, इनके पास ना नंबर है और ना चर्चा करने की नीयत है। क्योंकि देखिए, आज तो सामने आ गया ना कि आखिर उतर गया है नकाब, आ गई है सामने असलियत। जिसे पहनाया जा रहा था मुद्दों का हिजाब, वो निकली मोदी जी के लिए कोरी नफरत। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे ऑल पार्टी मीटिंग में कहा मणिपुर पर चर्चा हो, बीएससी में कहा, संसद में आके हंगामा मचाने लगे, रूल का बहाना बनाने लगे, बेटियों को राज्यों में बांटने लगे, कहने लगे कि नहीं चर्चा होगी तो ऐसे ही होगी, वैसे नहीं होगी। और फिर आखिरकार आज सामने आ गया कि उनको मोदी जी को निशाने पर लेना है। मणिपुर या महिलाओं का विषय जो है वो केवल एक बहाना है। ये कहते हैं इनके पास नैतिक बल है। नैतिक बल है तो मैं आज पूछना चाहता हूं आपसे दीपक जी, ये आज की तस्वीर है, बाड़मेर में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र किया गया।
क्या बयान आया? क्या कोई बलात्कार भी हुआ? छोटी सी बच्ची का बाड़मेर में बलात्कार किया गया, गैंग रेपिस्ट अभी भी भाग रहे हैं। दलित महिला 3 वर्ष पहले उनको निर्वस्त्र करके गैंग रेप किया गया, इस पर आज तक बयान नहीं आया। पुलिस ने दबाने की कोशिश की। अशोक गहलोत ने कहा 50% रेप के केसेस फेक होते हैं। शांति धारीवाल कहते हैं कि देखिए मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होगा। और दिव्या मदेरणा उनकी विधायक कहती है मैं स्वयं सेफ नहीं हूं। और महेश जोशी के बेटे पर एफआईआर नहीं होती है जिसमें बलात्कार का केस है, उसको तो बाहर कर दिया जाता है। राजेंद्र गुड़ा को बाहर कर दिया जाता है जो कहते हैं राजस्थान में जो स्थिति है, परंतु इनके पास नैतिक बल है। तो बता दीजिए कि टीएमसी की जब प्रवक्ता और वहां की मंत्री मालदा की शर्मनाक घटनाएं जो निर्वस्त्र करने की थी 2 आदिवासी महिलाओं को, वो कहती है ये देखिए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे हैं? कि जितना भी कपड़ा निकला है उसको राजनीतिक दृष्टि से क्यों देखते हैं? ये नैतिक बल वाले हैं ना। अब क्या कपड़े कितने निकले हैं और निर्वस्त्र होने के 2 प्रकार होंगे? बेटियों को रेप को बांटा जाएगा सरहदों में, तो इसके ऊपर स्टैंड कहां लिया है? और वो बात करते हैं अखिलेश जी, देखिए हमने आपकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन से नहीं की। हमने केवल ये कहा कि केवल इंडिया का लेबल चिपका कर आप एंटी इंडिया या प्रो इंडिया होते, वो चरित्र पर तय होता है। आज कारगिल विजय दिवस है दीपक भाई। कारगिल विजय दिवस को 2004 से 9 के बीच में कभी भी कॉमेमोरेट नहीं किया गया, क्योंकि राशिद अलवी जैसे इनके सांसदों ने कहा यह एनडीए ने जीता था, यह एनडीए का युद्ध था, हम क्यों करें? ऑन रिकॉर्ड है। राजीव चंद्रशेखर उस समय सांसद थे, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं, ये भारत की और सेना की उपलब्धि है। तब जाकर ये 2009 के बाद उसको कॉमेमोरेट किया जाने लगा। आज कारगिल दिवस है, कारगिल विजय दिवस है। ये कहते हैं कि ये INDIA इंडिया की बात करते हैं, तो फिर भाई बेटियों को क्यों राज्यों में बांटते हैं? हो जाने दीजिए राजस्थान पर चर्चा, हो जाने दीजिए पंजाब पर चर्चा, हो जाने दीजिए तमिलनाडु पर चर्चा, हो जाने दीजिए छत्तीसगढ़ पर चर्चा, पर यहां पर कैसे बांटने का काम? और बाकी सब छोड़ दीजिए। दीपक जी क्या कहते हैं कि हम तो लोकतंत्र को बचाने के लिए आ रहे हैं ना, तो लोकतंत्र को किस प्रकार से निर्वस्त्र किया गया? कटिहार में गोलियां चला दी गई है, वहां पर आंदोलन कर रहे थे मात्र अपने अधिकार के लिए। आज एक और घटना आपके सामने आई होगी कासरगोड की, जहां पर हिंदुओं को लटका देंगे, हिंदुओं को जला देंगे। ये मुस्लिम लीग का यूथ विंग कह रहा है, जिसको इंक्लूसिव और सेकुलर दोनों राहुल गांधी ने कहा, और वो भी इस इंक्लूसिव अलायंस में है। ये इंक्लूसिव है हिंदुओं के खिलाफ। और आखिरी बात, कासरगोड वाली फुटेज है मेरे पास, हाँ, और आखिरी बात मेरा केवल कहना इतना है, देखिए बाकी सारे विषय छोड़ दीजिए। अखिलेश जी आज दिल पर हाथ रख के कहिए कि जब एक मुख्यमंत्री कहता है 50% केस रेप के फेक होते हैं, मतलब महिलाएं FIR भी दर्ज करवाती हैं, तो उन्हीं पर दोष डाला जा रहा है। क्या ऐसे मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप सबका इस्तीफा मांगते हैं, बताइए राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पाते हैं इस पर? बताइए राहुल गांधी ने ममता बनर्जी जिन्होंने मालदा के इंसिडेंट को ही फेक बोल दिया और कहा पुलवामा की तरफ फेक, मतलब कि पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे दिया, उस पर अभी तक क्यों नहीं एक वक्तव्य आया आप लोगों का? बताइए कासरगोड पर अभी तक क्यों नहीं वक्तव्य आया आपका? तो ये चयनात्मक रूप से आप लोग चुप हो जाते हैं और सिलेक्टिवली आक्रोश को प्रकट करते हैं। ये क्योंकि आपका मुद्दा ये महिला सुरक्षा है ही नहीं, मुद्दा है मोदी। और मोदी ने तो 2018 में बता दिया था ना कि 23 में भी इन्हीं को अवसर मिलेगा, केवल तैयारी करके ज्यादा आ जाना। अखिलेश जी मैं आज आपको एक मेरे बड़े भाई की हैसियत से पूछता हूं, हिंदुओं को जलाने की बात यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता कर रहे हैं, सेकुलर है जैसे राहुल जी ने घोषित किया था कि कम से कम आज कम्युनल कहकर इनको लात मारोगे और इस तथाकथित I.N.D.I.A से निकालोगे। और देखिए ऐसा है, कोई तुलना नहीं कर रहा, हमने ये नहीं कहा RSS इज मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आपने कहा, हम तो केवल ये कह रहे कि रावण भी साधु का वेश पहन कर आए थे। ठीक है, मैं इस वक्त आपको रोकूंगा। माफी के साथ एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। ज्ञानवापी केस में हाईकोर्ट का आदेश है 31 जुलाई तक ASI सर्वे पूरा करे, यह हाईकोर्ट ने कह दिया है। बहुत बड़ी सफलता है हिंदू पक्ष को। ज्ञानवापी केस ने हाईकोर्ट में आदेश, ज्ञानवापी केस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। मामला क्या था? मामला ये था कि जो फव्वारे वाला क्षेत्र है उसको चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित कर रखा है, इसके अलावा जो परिसर है पूरा ज्ञानवापी का, उसका ASI सर्वे कराया जाए, ये पता लगाया जाए कि ये कंस्ट्रक्शन कितने साल पुराना है, क्योंकि लगभग 2 से 5 हजार साल पुराना कह रहे हैं हमारे जो कहते हैं कि आदि हिंदू सनातन पक्ष ये कह रहा है, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये 2000 वर्ष पुराना मंदिर है। स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग अंदर ज्ञानवापी में पड़ा हुआ है, ये उनका कहना है। और अब इसके बाद ये एक बहुत बड़ा कदम है हाईकोर्ट का, ये कहूंगा तो गलत नहीं होगा। सीधे चलता हूं मेरे सहयोगी शिवांगी ठाकुर के पास। शिवांगी, क्या खबर आई है? कोर्ट ने क्या क्या कहा है और कौन कौन सी चीज है और इसका क्या मतलब निकाला? दीपक जी,
देखिए दीपक जी, सबसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं, फिर बताएंगे कोर्ट ने क्या कहा है। सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी, आप ये बताइए, कोर्ट का बड़ा फैसला है, दर्शकों को बताइए इस पूरे आदेश में क्या कहा है। देखिए, कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला जो माइलस्टोन है हमारे लिए। कोर्ट ने कहा है कि 31 जुलाई तक बिना डैमेज किए, बिना नुकसान पहुंचाए उस परिसर का सर्वे आप करें और करके न्यायालय को अपनी रिपोर्ट दें। ये अब हो सकता है कि भाई ये एएसआई तय करेगा कि ये सर्वे 4-5 दिन में वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। आगे फिर जो है बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर सकता है माननीय न्यायालय से, लेकिन अभी जो न्यायालय का आदेश है कि 31 जुलाई तक आप सर्वे करके बिना नुकसान पहुँचाए उस परिसर का रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष जो है। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था उन्होंने। मुस्लिम पक्ष को झटका तो लगना ही है। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य जो है कभी हारता नहीं है। ये सत्य की विजय है। मुस्लिम पक्ष भी जानता है कि वो परिसर औरंगजेब ने तोड़ा था और तोड़ के मंदिर की जगह मस्जिद का स्वरूप दिया था। ये मुस्लिम पक्ष भी जानता है, लेकिन सत्य को दबाने जी आपके पास आएंगे, लेकिन याचिकाकर्ता यहाँ पर हैं। कितनी खुश हैं आप आज? बहुत खुश हैं, हम लोग की खुशी देख सकती है। हम लोग जानते ही हैं कि सत्य क्या है, सत्य को प्रमाण चाहिए और प्रमाण जुटाने के लिए सर्वे होना जरूरी है। शिवांगी, 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए, मैं आपको रोक रहा हूँ। विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या हुई है ये बताएंगे विशाल पांडे। हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा। हमने जो हिंदू पक्ष है वकील उनको सुना, जो पिटिशनर है उनको सुना, 5 महिलाएं हैं, साथ ही साथ सोहन लाल जी है जो इसकी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। विशाल, कोर्ट ने क्या क्या कहा, क्या क्या डायरेक्शन दिए गए हैं एएसआई को? दीपक जी, देखिए, अभी कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं आया है। कोर्ट की तरफ से आदेश आना अभी बाकी है। दोनों ही पक्षों को कोर्ट लगातार सुन रहा है। फिलहाल एएसआई की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है। इस दौरान कई ऑब्जर्वेशन किया गया है, कई सवाल जवाब एएसआई से किए गए हैं। जैसा कि सीजे ने यहाँ पर एएसआई से पूछा कि आपको कितना और समय लगेगा इस सर्वे को पूरा करने में, तो एएसआई की तरफ से ये कहा गया कि हम जल्द से जल्द इस सर्वे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस बीच एक ऑब्जर्वेशन यह है कि क्या ये 31 जुलाई तक सर्वे हो सकता है, उस तय समय सीमा में सर्वे होना चाहिए। हालांकि अभी क्योंकि सुनवाई चल ही रही है, इसलिए अभी किसी कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सभी पक्ष इस समय, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष, कोर्टरूम में मौजूद हैं। एएसआई के अधिकारी अपनी बात चीफ जस्टिस के सामने रख रहे हैं और चीफ जस्टिस इस पूरे मामले की सुनवाई अभी भी लगातार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मुझे बता दीजिए, ये खबर तो तय है ना कि हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये बात कह दिया है कि एएसआई को सर्वे जारी रखने की अनुमति दी जाए? देखिए, अब इसे फिलहाल आदेश के तौर पर नहीं माना जाएगा दीपक जी। इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि एएसआई को पूरी प्रक्रिया समझने के लिए कोर्ट ने यहाँ पर बुलाया हुआ है कोर्ट रूम में, और एएसआई से पूरी प्रक्रिया सर्वे की समझ रहे हैं कि किस तरह से आप सर्वे करेंगे, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा, क्या इस स्ट्रक्चर को कोई नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, कितना समय लगेगा, जीपीआर तकनीक कैसे काम करती है, कितना नीचे तक जमीन के आप इस सर्वे को देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी कोई आदेश नहीं आया है। सुनवाई लगातार कोर्ट रूम में इस वक्त जारी है और एएसआई की तरफ से जो वरिष्ठ अधिकारी वाराणसी से आए हैं वो चीफ जस्टिस के सामने अपनी पूरी बात रख रहे हैं। जानना चाहूंगा, अब तक आपने जो दलीलें सुनी उसमें हिंदू पक्ष ने क्या कहा, मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा और कोर्ट से क्या टिप्पणी की गई? विशाल से जो है अभी हमारा संपर्क मेरे ख्याल से विशाल फोन लाइन से सीधे अभी कोर्ट के लिए जा चुके हैं, इसीलिए विशाल मेरे सवाल को नहीं सुन पा रहे हैं, उनसे मेरा संपर्क नहीं है। तो अभी तक क्या क्या कहा है कोर्ट ने? अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है, बिना नुकसान पहुंचे एएसआई सर्वे करे, ये हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है, लेकिन कोर्ट का क्या आदेश है ये अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है। ये भी एक लाइन आई है कि 31 तारीख तक एएसआई को जो है वो सर्वे पूरा कर लेना चाहिए, ऐसी बात भी टिप्पणी में कही गई है। लेकिन कोर्ट आदेश क्या देता है इसकी हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आईआईटी कानपुर की टीम सर्वे में शामिल होगी, ये बात कहना है शिवांगी। और क्या क्या जानकारी निकल कर आ रही है और वकील क्या बता पा रहे हैं?
देखिए दीपक जी, इस वक्त हमारे साथ खुद वकील सुधीर जी बैठे यहाँ पर मौजूद है। सुधीर त्रिपाठी जी, ये बताइए आज पूरे दिन जो ये सुनवाई चली है, उस सुनवाई के दौरान क्या क्या प्रमुख जो बातें हैं वो कही गई? सबसे पहले सुनवाई में 9:30 बजे मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात को रखा और करीबन 1 बजे तक उन्होंने रखा। उसके बाद विष्णु शंकर जैन जी द्वारा तो सारी बातों का जवाब देते हुए खंडन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फिर पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया 4 बजे, और 4 बजे एक एक बिंदुओं पर सिलसिलेवार बात की गई। जिला जज के आदेश को पढ़ा गया। आदेश के पढ़ने के बाद उसमें पुरातत्व विभाग से एक स्पष्ट पूछा गया कि आप कैसे जांच करोगे, क्या करोगे, कौन कौन से यंत्र का प्रयोग करोगे। फिर उनसे संभाव्य ऐसा भी न्यूज मिला कि उनसे एफिडेविट मांगने का किया गया, और उसके बाद संतुष्ट होकर के माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सर्वे कार्रवाई जारी रखी जाए और 31 जुलाई तक सर्वे कार्रवाई संपन्न कर ली जाए। तो आप लोग इसको क्या अपनी जीत, अभी देखिए टिप्पणी आई है कोर्ट की तरफ से, और मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं एक झटका हम कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो गए थे, फिर हाई कोर्ट आना पड़ा है। ASI की जो पूरी सर्वे थी वो कहीं ना कहीं बीच में रोक दी गई थी, दोबारा शुरू हो रही है। इसको झटका मत कहिए, इसको मैं अच्छा मानता हूँ कि वो हर तरह का से वो भी संतुष्ट हो जाएं, और उनको संतुष्ट होकर के सहयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि यह मंदिर नहीं मस्जिद है, तो सामने आके फेस करना चाहिए कि यह दीवारों का रिपोर्ट या कलाकृतियों का रिपोर्ट या ओम है, डमरू है, त्रिशूल है, जो वहाँ मूर्तियों का खंडन मिल रहा है। सहयोग तो नहीं किया ना मुस्लिम पक्ष को सर्वे के दौरान मौजूद रहना? सहयोग नहीं किए, लेकिन करना चाहिए। अगला बार भी साधारण कमीशन सहयोग नहीं कर रहे थे। आपको लगता है 31 जुलाई तक ये पूरा सर्वे हो पाएगा? देखिए, हमको तो करना नहीं है, करना तो वैज्ञानिकों का है। लेकिन जैसा उनसे हमारी बात हुई थी, मैं पूछा था कि भैया कितना समय लग सकता है, तो उन्होंने कहा था महीनों लग सकता है इतनी परिसर के करने में। अब 31 जुलाई तक न्यायालय का आदेश है, तो कठिनाई से न्यायालय का आदेश को तो पालन करना ही पड़ेगा, चाहे उसको जैसे करें, समय शाम सुबह समय को बढ़ा करके अपनी संख्या को बढ़ा कर करें, क्योंकि उनकी संख्या 43 थी, 4 खंडों बांटे। लेकिन कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि कोई भी नुकसान किसी भी स्ट्रक्चर को बिना पहुंचाए ये पूरा का पूरा सर्वे करना है। ये तो अच्छी बात है। कोर्ट ने अगर कहीं नुकसान बिना पहुंचाए करना है, तो पुरातत्व के अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके जो दायित्वान हैं, उनके लिए एक जिम्मेदारी बनती है, और होना भी यही चाहिए। तो वहाँ तो स्पष्ट दीवारें चीख के कह रही हैं कि मैं मंदिर का दीवार हूँ, मंदिर का अवशेष हूँ, वहाँ बिना क्षति पहुँचा ही ओपन है। अगर हमारे मुस्लिम भाई जा करके उस ब्रैकेटिंग के पश्चिमी दीवार को देखें तो खुद मौन हो जाएंगे। यह तो मस्जिद है, अरे मंदिर है, मस्जिद का कोई अवशेष ही नहीं है। वहाँ मंदिर की दीवार पर सिर्फ टोपी पहना करके नमाज पढ़ देने से वह मस्जिद नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। तो दीपक जी, आपने सुना सुधीर त्रिपाठी खुद बता रहे हैं, उनको जो जानकारी मिल रही है, जो कोर्ट रूम में उनके तमाम लोग हिंदू पक्ष के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके उन्होंने ये जानकारी दी है कि 31 जुलाई तक सर्वे के काम को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि देखिए, बड़ी बात यही है कि बिना किसी भी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए हुए ये पूरा का पूरा सर्वे करना है। ऐसे में ये देखना होगा, और क्या इस इतने समय में ASI की जो पूरी टीम आई है, आपको बता दें कि 43 टीम मेंबर्स यहाँ पर हैं, तो क्या ये 43 टीम मेंबर्स, जिनको 4 भागों में बांटा गया था जब शुरुआत की गई थी इस पूरे सर्वे की, तो आप देखिए गुंबद से लेके पश्चिमी दीवार से लेके तमाम इलाकों की शुरुआत कर दी गई थी, नापना जोखना सब कुछ शुरू कर दिया गया था, और जब यंत्र लगाने की बारी आई तब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये स्टे आ गया था। तो ऐसे में अब देखना होगा कि समय कम है, 4 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपी जानी है, क्या ये सर्वे पूरा हो पाता है? ठीक है शिवांगी, एक बात और समझना चाहूंगा। अब चूंकि हाईकोर्ट की तरफ से भले से फाइनल ऑर्डर ना आया हो, मैं आपको फिर बता दूं, फाइनल ऑर्डर अभी तक कोर्ट ने नहीं दिया है, सुनवाई अभी भी जारी है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि आज सर्वे नहीं शुरू कर सकते, ये हाई कोर्ट ने कहा है। इतना निकलकर अब बात अभी सामने आ रही है, लेकिन सर्वे को गो अहेड दे दी है। IIT कानपुर की टीम भी सर्वे के अंदर शामिल होगी। अब मुस्लिम पक्ष फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगा। शिवांगी, देखिए दीपक जी, आज वैसे भी 5 बजे तक स्टे लगा था, और जो ASI की टीम है वो अमूमन सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे का ये समय दिया गया था कि इसी समय में जो इनकी पूरी की पूरी कवायद है सर्वे की वो पूरी की जाए। क्योंकि देखिए सावन का महीना भी है, नमाज का भी अलग अलग वक्त होता है, और ये ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको सर्वे भी करना है, और जो श्रद्धालु है या फिर जो नमाजी है उनको कोई दिक्कत ना हो उसका भी ध्यान रखना है। तो ऐसे में एक समय सीमा तय की गई है। तो आज तो वैसे भी अगर कोर्ट का आदेश आ भी जाता है तो सर्वे शुरू नहीं हो पाता, और इस पर कोर्ट ने बकायदा टिप्पणी भी की। जब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने ये कहा कि ASI की टीम इंतजार कर रही है साइट पर, तो कहीं ना कहीं उनको कोर्ट ने ये कहा कि मैं यहाँ पर आपको एक कंक्लूड कर दूं, मुस्लिम पक्ष ने आखिरी दौर की सुनवाई में 2 दिन का वक्त मांग लिया है, इसलिए ज्ञानवापी केस पर कल भी सुनवाई करेगा हाईकोर्ट।
कल भी सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने 2 दिन का वक्त मांग लिया है और अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक हाई कोर्ट ने 2 दिन का ये वक्त दे दिया है। ज्ञानवापी केस पर कल भी होगी सुनवाई। शिवांगी। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि देखिए 31 जुलाई तक कंक्लूड करने के लिए कहा गया है एएसआई का सर्वे, लेकिन 2 दिन का समय जो मुस्लिम पक्ष मांग रहा था और इसी के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो अब 2 दिन की जो मोहलत है वो भी आप देखिए जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है वो दे दी गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष को भी सहयोग देना था। जब एएसआई की टीम यहाँ पर रविवार देर शाम पहुंची थी और एक मल्टी हाई लेवल यहाँ पर मीटिंग की गई थी, उस वक्त मुस्लिम पक्ष को भी बुलाया गया था हिंदू पक्ष के पहले, और उनको कहा गया था कि आप सहयोग करें जब एएसआई की टीम ज्ञानवापी के उस विवादित परिसर में पहुंचेगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने तभी ही साफ कर दिया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम नहीं जाएंगे और हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और शायद कहीं ना कहीं जो टाइम वो मांग रहे थे वो टाइम मिल गया है और ये देखना होगा कि अब कल सुनवाई में क्या कुछ होता है दीपक जी। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि तमाम जो वकील हैं या फिर जो वादनी है वो अभी से ही जश्न मना रहे हैं। जो एक टिप्पणी आई है कोर्ट की ओर से और खुद ये वकीलों की ओर से जानकारी सामने आई कि 31 जुलाई तक ये कहा जा रहा था कि एएसआई की ओर से ये जो पूरा सर्वे है उसको पूरा कर लिया जाए। तो अब ये देखना होगा कि ठीक है, तो ज्ञानवापी पर कल भी सुनवाई होगी। एएसआई के सर्वे की एक तरह से गो एड हो गई थी, लेकिन तब मुस्लिम पक्ष ने 2 दिन का और वक्त मांगा और हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 2 दिन का और वक्त दे दिया है। फिर से वापस आते हैं मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर। मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला, अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपसे संजीव झा और राजेश भट्ट जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान से। मैं सबसे पहले अब सीधे संजीव जी के पास चलूंगा। संजीव जी, मुझे बताइए, अविश्वास प्रस्ताव तो आ रहा है लेकिन उससे बड़ा आपका लिए जो बड़ा टेंशन है वो मंडे को ही आ जाएगा। तो मंडे को भी कार्रवाई होगी कि नहीं चलाएंगे आप? क्या स्ट्रैटेजी बनाई है आप लोगों ने दिल्ली अध्यादेश पर? देखिए, मुझे लगता है कि चाहे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हो या पिछले लगातार जो संसद में हो रहा है, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जो उत्तर पूर्वी भारत को अपना दिल कहते थे, आज वो जल रहा है। मैं अभी शहजाद पूनावाला को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये अपराध और भी जगह चर्चा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल चर्चा होना चाहिए। ये धरती है जहाँ कहते हैं यत्र राष्ट्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आज जो हालात मणिपुर की है उसकी तुलना बाकी राज्यों से नहीं कर सकते, क्योंकि आपके वहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ऐसे सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। वहाँ का राज्यपाल, आपके राज्यपाल, वो कह रही हैं कि मणिपुर की हालात बहुत खराब है, मणिपुर से लोग पलायन कर रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, नफरत भरा पड़ा है। और बात केवल मणिपुर की नहीं है। अब देखिए, ये मणिपुर की आग त्रिपुरा भी पहुँच रहा है, मिजोरम भी पहुँच रहा है, पूरे धीरे धीरे पूरे नॉर्थ जो इंडिया है उसे समा रहा है। तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि सदन के नेता होने के नाते एक मजबूत मैसेज जाए और ये कहें कि हम मणिपुर के लोगों के साथ कर रहे हैं, वहां के लोगों को आश्वस्त करने की जरूरत है, उनके जख्म में मरहम लगाने की जरूरत है। और अब क्या कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि आज करगिल दिवस है, बिल्कुल करगिल दिवस है शहजाद भाई, लेकिन सोचो कि उसी करगिल की लड़ाई का एक सूबेदार ये कहा कि मैं करगिल की लड़ाई तो लड़ लिया, लेकिन मैं देश तो बचा लिया, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। इतने असंवेदनशील होना ठीक नहीं है। मेरा यह कहना है कि आज जो कुछ भी मणिपुर में हुआ, प्रधानमंत्री आते, चर्चा होती, विस्तार से चर्चा होती, देश को आश्वस्त करनी, क्योंकि देश आज सदमे में है। देश को आश्वस्त करने की जरूरत थी कि आखिर कार्रवाई क्या हो रही है, चर्चा होनी चाहिए था ना उस पे। आप देखिए कि कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी ने, हालांकि जब सदन शुरू हो रहा था, ने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई किया इन्होंने? एक कार्रवाई किया, सदन की मांग कर रहे थे हमारे सांसद संजय सिंह जी, उनको देखिए वहां के सदन से पूरे सेशन के लिए निकाल दिया गया। जिस व्यक्ति ने वीडियो अपलोड किया, कार्रवाई उस पे हुई। अब सोचिए कि अगर वो वीडियो अपलोड नहीं होता तो प्रधानमंत्री को शर्मसार नहीं होना पड़ता, प्रधानमंत्री कार्रवाई की बात नहीं करते। तो आज चूंकि वो वीडियो आया तो उस पर कार्रवाई की भी बात हो रही है, वरना तो कार्रवाई नहीं हो रही है वहां पे। तो मुझे तो लगता है कि ऐसे लोग जो जानकारी दिया उसको तो पारितोषिक देने के बजाय आप उसको जेल भेज रहे थे, ये तो आपकी कार्रवाई है। तो इसका मतलब है, अब देखिए प्रधानमंत्री की चुप्पी देश को समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री हर मसले पे, किसान आंदोलन प्रधानमंत्री चुप, अब देखिए पहलवान बेटी आंदोलन कर रही थी, अपनी मांग के लिए बैठी थी, प्रधानमंत्री चुप। आज मणिपुर में घटना हो रही है, प्रधानमंत्री चुप। बिल्किस बानो में घटना हुई, प्रधानमंत्री चुप। तो अब ये नरेंद्र मोदी हो गए हैं, ये
बोल नहीं रहे हैं, तो ये चुप्पी देश को खल रहा है और कोई रास्ता नहीं था। तो इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन कि मैं आके बात तो करिए, चर्चा तो करिए, बोलिए तो सही। ठीक है, आपकी मेजॉरिटी है वहां, लेकिन देश को आप पे भरोसा नहीं है, देश को आप पे अविश्वास। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सोमवार को भी बिल आ रहा है, हालांकि ये बिल अवैध बिल है और पूरी आज अवैध बिल पे इंडिया इकट्ठा संजय जी, एक मिनट के लिए रोक दूं आपको, एक मिनट के लिए रोकूंगा, आप अपनी बात आगे कहिएगा। कल दोपहर 3:30 बजे ज्ञानवापी मस्जिद वाले मामले पर फिर से सुनवाई होगी। कल तक के लिए सर्वे पर रोक है, यानी उम्मीद है कि कल इस पर एक फैसला हाई कोर्ट कर दे। तो सीधे चलता हूं संजीव झा के पास, पूरी हमारी डिबेट पर वापस आते हैं। संजीव झा जी, कंक्लूड करिए अपने पॉइंट्स को जो आप कह रहे थे दिल्ली बिल के ऊपर, और फिर मैं शहजाद जी के पास जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मेरी जानकारी के हिसाब से और आप भी कह रहे हैं कि सोमवार को यह बिल लेकर के आ रहे हैं। हालांकि यह बिल भी अवैध बिल है। एक बात समझिए कि दिल्ली की जनता ने लगातार 3 बार इनको बुरी तरह से नकारा है। 90% से ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी को दिया है। जनतंत्र में जनता मालिक होता है, जनता ने मैंडेट दिया, हमें काम करने देते। तो मुझे लगता है कि आज सत्ता, इनको विरोध समझ में नहीं आता, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहा वो समझ में नहीं आता, तो आज एक अवैध बिल के जरिए आपने दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में रख लिया और फिर दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। तो इसके विरोध में इंडिया इकट्ठा होकर के विरोध करेगा। जब जब आप असंवैधानिक काम करेंगे, इंडिया इकट्ठा होगा। जब जब आप प्रजातंत्र को चुनौती देंगे, इंडिया इकट्ठा होगा। जब जब संविधान को आप चुनौती देंगे, इंडिया इकट्ठा होगा। और मुझे लगता है आज ये इंडिया एक मैसेज भी है कि अगर बात संविधान की आएगी, बात जनतंत्र की आएगी, तो इस देश के सब वो व्यक्ति, सब वो दल जो जनतंत्र में और संविधान में अपनी आस्था रखते हैं, एक साथ एकजुट होकर खड़े होंगे। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा मैसेज इन सभी लोगों को, जिनको लगता है सत्ता में आकर और लोकतांत्रिक हो गए हैं, निरंकुश हो गए हैं, उनको सबक सिखाना है। देखिए, संजीव भाई ने कहा कि जब जब संविधान पे क्राइसिस होगा, इंडिया इकट्ठा होगा। अब ये कितना इकट्ठा है और कितना इनमें एक दूसरे के प्रति विश्वास है। कल बाजवाजी आम आदमी पार्टी को गरिया रहे थे, टीएमसी जो है अधीर रंजन चौधरी को और लेफ्ट टीएमसी को गरिया रही थी, कांग्रेस पार्टी केरला में भी उनको गरिया रही थी लेफ्ट को। तो वो छोड़ देते हैं कितना एक दूसरे के प्रति विश्वास है। अरे यहाँ तक कि कांग्रेस के खुद के विधायक अपनी ही सरकार को किस प्रकार से 30 लोग लेटर लिखकर अविश्वास जता रहे हैं, इसमें नहीं जाना चाहता। परंतु आज संजीव झा ने कहा कि देखिए क्यों नहीं बोलते, तो मैं बोलता हूं बहुत अच्छी बात है। संजीव झा, आपने किस रूल पे चर्चा मांगी थी? 267। मैं 267 रूल लेकर आया हूं। दीपक जी, आप भी पार्लियामेंट कवर करते थे, आपको भी पता होगा 267 का जो रूल है, वहां पर सस्पेंड ऑफ बिजनेस रूल्स और फिर उसके बाद चर्चा होती है। इसमें बता दीजिए कि सरकार को अपना पक्ष प्रथम रखने का कहां पर प्रावधान है इस रूल में? जो रूल में ये चर्चा चाह रहे थे, उन्हीं के रूल के हिसाब से सरकार को सर्वप्रथम बोलने का अधिकार ही नहीं बनता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो। दूसरी बात, विपक्ष जब सवाल उठाती है तो गंभीरता पूर्वक सारे सवालों को सुनने के बाद, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, सवालों को सुनने के बाद यह होता है कि जो विभाग का मंत्री हो वो जवाब दे, ताकि जवाबदेही बने। परंतु ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है, चलिए मत कीजिए फॉलो। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने गवर्नर की बात की कि गवर्नर ने यह कहा है, मान्यवर गवर्नर ने जो कहा उस पर तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, मणिपुर पे कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। परंतु ये सुनिए ये बयान। जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने अब देखिए, गवर्नर ने जो बोला उस पर तो कार्रवाई हो रही है, हम तो पार्लियामेंट में चर्चा के लिए तैयार है। पर राजस्थान में जो मंत्री ने बोला उसको तो मंत्रालय से हटा दिया। दिव्या मदेरणा बोल रही है उस पर चर्चा नहीं करनी। मालदा पर फेक वीडियो बोला आदिवासी महिलाओं का, उस पर ममता बनर्जी के लिए एक वक्तव्य तीनों की ओर से दोनों की ओर से नहीं आ रहा है। यह इनका कैसा गजब का नैतिक बल है। और महिलाओं की सुरक्षा को क्या हम लोग प्रदेशों में बांटेंगे? और प्रदेशों में वो बांटेंगे जो लोग चाइल्ड रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे। याद है सत्येंद्र जैन को मालिश कौन कर रहा था? चाइल्ड रेपिस्ट। उसको आकर यही व्यक्ति और यही प्रवक्ता आकर कह रहे थे ये चाइल्ड रेपिस्ट नहीं, ये तो फिजियोथेरेपिस्ट है जो कन्विक्टेड रेपिस्ट है। बताइए, इस प्रकार से महिलाओं के मामले पर संवेदनशील है ये लोग। और आखिरी बात देखिए, मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था कि आप लोग अपने आप को तथाकथित रूप से इंडिया का लेबल लगाकर बोल रहे हैं ना, तो कासरगोड में जो हुआ,
हिंदुओं की मौत होगी, हिंदुओं को जलाया जाएगा, क्या ये इंक्लूसिव है, क्या मुस्लिम लीग सेक्युलर है और इसलिए आपके साथ है, उस पर अभी तक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। कटिहार में गोलियां चलाई गई प्रदर्शनकारियों पर बिजली मांगने के लिए। 2 दिन पहले वहां पर कार्यकर्ताओं पर कैसी लाठी बरसाई गई, किसानों पर बरसाई गई। यह डेमोक्रेसी है? बंगाल में जो हुआ वो डेमोक्रेसी है? यह तथाकथित डेमोक्रेसी बचाने वाले एक स्टैंड नहीं ले पाते और अब आ गए असलियत पर कि इनका केवल और केवल एक मकसद है, हंगामा खड़ा करना। इसलिए पार्लियामेंट के हर सेशन को देखिए, पहले महंगाई पर चर्चा चाहते थे, रफाल ले आए, रफाल पर मुंह की खानी पड़ी। फिर कोविड पर चर्चा चाहते थे, पेगासस ले आए, पेगासस पर मुंह की खानी पड़ी। फिर आ गया बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी खुद स्वीकार रहा है कि उन्होंने टैक्स इवेजन किया, परंतु बीबीसी लेकर बजट सेशन को बर्बाद किया। तो यह चर्चा से कौन भाग रहा है, आज यह स्पष्ट हो चुका है। और देखिए आखिरी बात, कितनी विडंबना की बात है। एक तरफ तो कहते हैं राष्ट्रपति शासन मणिपुर में होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन कौन चलाता है? केंद्र की सरकार, मतलब मोदी जी की सरकार चलाएगी। और दूसरी ओर मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। तो या तो मोदी जी में विश्वास है इसलिए राष्ट्रपति शासन की मांग, या मोदी जी में विश्वास नहीं इसलिए अविश्वास प्रस्ताव की मांग। तो करना क्या चाहते हैं, चाहते क्या है? ये दोहरे मापदंड है। ये कहीं चेहरे लगाकर चेहरा लगा लेते हैं लोग और भीतर कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखाते हैं ये लोग। इसलिए राजस्थान पर, बंगाल पर चर्चा नहीं करनी है, कासरगोड पर चर्चा नहीं करनी है, इसीलिए इधर उधर की बातें करेंगे, एक स्पेसिफिक जवाब नहीं आएगा। ठीक है, मैं सीधे कासरगोड पे आता हूं। मैं कासरगोड का वीडियो चला रहा हूं इस वक्त। कासरगोड में जो हुआ, जिसको बीजेपी आज उठा रही है, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोगों ने हिंदू विरोधी नारेबाजी की, कहा मंदिर में हम काट कर लटका मारकर फांसी चढ़ा देंगे और फिर डंडे से मार देंगे, काट देंगे, इस तरह की नारेबाजी वहां पर IUML के संगठन ने के यूथ विंग के लोगों ने की है। बाकायदा एक रैली निकली है और ये नारे लग रहे हैं। बताइए, हिंदुओं को मार देना ये सेक्युलरिज्म है? इस तरह के नारे लगाना क्या ये सेक्युलरिज्म है? अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये कब का वीडियो है? ये कल का वीडियो है जहां तक मेरी जानकारी। किस दिन का वीडियो है, कब का है जी? ये उनकी रैली का है, कब का वीडियो है? बीजेपी के लोगों ने इसकी डेट किस दिन की कहा, रैली ये वीडियो आया। किस दिन की रैली का है? किस दिन की रैली का है? हाल ही की किसी रैली का होगा, मैं भी पता करवा देता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको बीजेपी ने ट्वीट किया, इसीलिए पता करवा लीजिएगा फिर बात करिएगा। नहीं, आप मुझे बता दीजिए ना। सुना दिए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट का। सुनिए, अभी आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुना दिया था, तो चैनलों को जरा सा फैसला सुनाने में और अफवाह फैलाने में जरा सतर्क रहना चाहिए। सर, मैं अफवाह नहीं फैला रहा, मैं साफ कह रहा हूं कि ये ट्वीट बीजेपी ने डाला हुआ है। मैं बीजेपी को कोट कर रहा हूं। अरे डाला हुआ है, कोई बीजेपी डाला। मान्यवर, ये कल का वीडियो है, आज उस पे, अरे भाई मान्यवर, कल का वीडियो है, आप क्या धमका रहे हैं मीडिया को? ये कल का वीडियो है, कासरगोड का वीडियो है। आपको जानकारी नहीं है भाई साहब, आप क्या मीडिया को धमकाने लगेंगे क्या? आपको पता नहीं है इसके ऊपर बहुत प्रतिक्रियाएं आई हैं। डेक्कन हेरेल्ड और सारे साउथ के चैनल्स ने इसको कवर किया है। ये कल का वीडियो है मान्यवर, इसमें जो कही गई बातें हैं ये 100% स्पष्ट है और ये सत्य है और ये कहा गया है। कांग्रेस में कराएंगे, बीच में चिल्ला रहे हो ना भाई साहब, ऐसा सुनिए, आप मीडिया को धमकाना बंद कीजिए। यहाँ पर कटिहार की घटना अभी घटी है, उसके ऊपर भी वो नहीं बोलेंगे आप। और कल की घटना है ये, कल ये जिहादी कल चिल्ला रहे थे कि हिंदुओं को मारेंगे। क्या स्टैंड है आपका? ये यूनियन मुस्लिम लीग को आपके राहुल गांधी सेक्युलर बोल के हैं, इंक्लूसिव के नाम पर इनको रखा है। कल का वीडियो है ये, और हिंदुओं को जलाने की बात, हिंदुओं को मारने की बात, मंदिर के सामने लटकाने की बात, ये जिहादी बातें, तालिबानी बातें होंगी। और आप दीपक चौरसिया को यहां पे घेरेंगे, दीपक चौरसिया को धमकाएंगे। हिम्मत है आपकी? ये जिहादियों को बोलने की हिम्मत नहीं है। पत्रकार ने सवाल पूछे और पत्रकार को घेरेंगे, क्या तरीका लगा रखा है भाई? जवाब दीजिए वीडियो पर। बड़े आए, ये सेकुलरिज्म है। हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को मौत के घाट उतारना, कश्मीर जैसे हालात क्रिएट करना, यह सेकुलरिज्म है आपका? इंक्लूसिव है आपका? तरीका है ये कोई? एक पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा है, जी कहकर सवाल पूछ रहा है, आप पत्रकार को घेरेंगे, पत्रकार को गालियां देंगे। होते कौन है? नाराज ना होइए, मैं अपना क्या तरीका है भाई? दीपक जी, आप भी हमें 10 सवाल पूछते हैं, आपको क्या गालियां बकना शुरू कर देते हैं? वो आपके नमक का हक अदा कर रहे हैं, उनको परेशानी होना है। अखिलेश जी, मैं अपने खुदा का और अपने देश के नमक का हक अदा करता हूं। मैं अपने खुदा और अपने देश, अपनी मिट्टी का हक अदा करता हूं।
कभी किसी शहजाद से मत कहना कि वो किसका नमक अदा कर रहा है। इस तरह के नीच हरकतों से मुंह नहीं लगता। नीच कौन है? नीच वो है जो हिंदुओं को मारने की बात कर रहे हैं और आपके मुंह से निकल नहीं रहा। जिहादियों के संरक्षण में बैठे जो है चुप कराइए। अरे जिहादियों के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं आप। सुन लीजिए अखिलेश जी की बात, सुन लीजिए। मेघालय में सुनिए दीपक जी ये इसी तरह से पागल होकर के अपने कपड़े फाड़ते मिलेंगे। अभी आप देखते चलिए ना, कपड़े फाड़ जैसे से सत्ता जाएगी इनका यहाँ से लेके शीर्ष नेतृत्व तक कपड़े फाड़ेगा। अब ये इंडिया का दुश्मन हो गया है इनका शीर्ष नेतृत्व। अच्छा, हिंदुओं को लटकाना इंडिया का दोस्त है, इंडिया को बताता है। लटकाना और जलाना इंडिया से दोस्ती इंडिया है। के खिलाफ बोलता है, कहता है इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठनों से करता है। 140 करोड़ अपने आप को इंडिया समझ रखा है क्या मानने वाला? आप लोग इंडिया कब से हो गए? ये जो है इंडिया इज इंडिया हो गया क्या? आप इंडिया कहाँ से हो? किस एंगल से हो इंडिया? बुलाकर आपका एक्रोनिम है इंडिया। बात किया करिए। ये स्तरहीन लोगों से के बीच में मैं नहीं आना चाहता दीपक जी। आप कहां से इंडिया हो गए? इन लोगों से अच्छी बहस कर लेते हैं। इंडिया कहां से हो गए? हमें नहीं अच्छा। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले इंडिया है। हमें अपना स्तर पता, हमें इन स्तरहीन लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले इंडिया है। अच्छा, मैं दोनों को रोकता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, सूत्रों के हवाले से विश्वास प्रस्ताव पर खबर है। खबर क्या है अखिलेश? मैं आ रहा हूं, खबर बता दूं सिर्फ, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। अविश्वास प्रस्ताव पर सूत्रों के हवाले से खबर है, अगले हफ्ते विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लोकसभा सेक्रेटेरिएट सबसे पहले इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित करेगा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री को सूचित करेगा, फिर उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में बाकी नेताओं के साथ बैठक में परस्पर ये तय होगा कितना समय इस अविश्वास प्रस्ताव को दिया जाना है, किसको कितना टाइम अलॉट होगा, और इसमें जिसकी जितनी संख्या बल है उसको अधिक वक्त मिलेगा। तो अखिलेश जी, ऐसे में तो आपकी संख्या बल तो कम है, तो ऐसे में आप जिस नैतिक और आत्मबल की बात कर रहे हैं उसमें टॉक टाइम में तो ये लोग आगे हो जाएंगे भाई अविश्वास प्रस्ताव पर। क्या आप जानते हैं इस बात को? अरे उस तरह भी बहस होती तो सत्ता पक्ष को ज्यादा समय मिलता है, लेकिन समय ज्यादा से बात नहीं होता। नैतिक बल है ही नहीं है। कासरगोड एक प्रधानमंत्री बौखला करके अपना आपा खो करके पूरे इंडिया को अपशब्द कर रहा है और ऊपर से कह रहे हैं कि कौन दिशाहीन है। हमें पता है, अरे कौन स्तरहीन है हिंदुस्तान को पता लग चुका है। अब दिशाहीन की बात कर रहे हैं। यहां स्तरहीन कौन है वो हिंदुस्तान देख रहा है, इंडिया देख रहा है। हमारे नेता खड़गे जी हिंदुस्तान के सबसे सीनियर मोस्ट लीडरों में दलित लीडर हैं। दलित होने के नाते उनका विधानसभा में और राज्यसभा में अपमान किया जा रहा है, उनको बोलने से रोका जा रहा है। एक दलित की आवाज दबाई जा रही है राज्यसभा में। दीपक जी, सदन में 3 लोगों को बोलने का प्रिविलेज होता है, नेता सदन, प्रधानमंत्री, नेता संसदीय कार्य और नेता प्रतिपक्ष। ये 3 लोग कभी भी बोलते हैं, उनकी माइक को म्यूट नहीं किया जाता है। स्पीकर या चेयरमैन उनसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज अब कंक्लूड करिए। लेकिन चूंकि वो दलित हैं, इन्हीं दलित को मर्डर के लिए प्लाट किया जा रहा था कर्नाटक में बीजेपी के एक नेता के द्वारा। हमारे नेता प्रतिपक्ष दलित हैं, इतने सीनियर मोस्ट हैं, संवैधानिक पद पे हैं, उनका माइक भी उठकर जा रहा है। ये तानाशाही देख लीजिए। राहुल जी की तो की जा रही थी, उनकी भाषा को रोका जा रहा था। स्पंज तो रोज करते रहते हैं विपक्षी आवाज को। अरे ये तानाशाही इंडिया नहीं बर्दाश्त करेगा, इंडिया नहीं बर्दाश्त करेगा ये तानाशाही। यही नैतिक बल है, क्योंकि उस नैतिक बल के आगे नैतिक बल के आधार पर आप आदिवासी महिलाओं के निर्वासितीकरण पर नहीं बोल पाए। बात करने की तो नैतिक बल के आधार पर इन दलित बच्चों के साथ जो गुनाह किया गया ये जरा इनको सुना नहीं बोल पाए। नैतिक बल के आधार पर कासरगोड में जो हुआ उस पर अभी तक इधर उधर जाने के बाद नहीं बोल पाए। छोड़ दिया। ये नैतिक बल है आपका, और अपने आप को इंडिया बोल रहे हैं। ये अहंकार की परिसीमा है, स्तरहीन प्रवक्ता की। सुन लो, ये
स्तरहीन प्रवक्ता सुनो, ये स्तरहीन बाराबंकी की न्यूज अहंकार के चरम सीमा पर बैठने वाले अपने आप को इंडिया बुलाने वाले 5 साल के बताइए इंडिया का मतलब है कासरगोड में हिंदुओं को धमकी देना। कल रात में इंडिया का बाराबंकी में दुराचार किया गया है। तुम्हारी मतलब है बालाकोट पर सबूत मांगना। इंडिया का मतलब है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हस्तक्षेप की मांग करना। इंडिया का मतलब है 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डालना। इंडिया का मतलब पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देना। इंडिया का मतलब क्या है भाई मान्यवर, बताइए। इंडिया इज इंदिरा, ये है क्या? कासरगोड में हिंदुओं को जो धमकी तालिबानी दी गई उस पर बोलिए एक वाक्य बोलिए। वो इंडिया नहीं है क्या? एक वाक्य बोलिए ना अखिलेश जी। काहे आपका नैतिक बल कहां पे छुप जाता है? ये नैतिक बल कहां छुप गया था जब दलित महिला का 3 साल पहले उत्पीड़न हुआ, बलात्कार हुआ और पुलिस ने केस को दबाया? कहां थे आपके सारे के सारे दलित लीडरशिप? आज चैनल पे जिस तरह से आप एजेंडा बने, जो आप भी परेशान हो गए इस सरकार के जाने के समय नजदीक आते हुए, ऐसा लग रहा है कि आप भी घबरा गए हैं। ऐसा है, संचालन भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। चोर इकट्ठा जो चाहे वो जो चाहे जब बोल रहा है, कौन से 40 जिस तरह चाहे डिस्टर्ब कर रहे डिबेट को। यही दादागिरी, यही तानाशाही रोकनी है। चैनल में हो या विधानसभा में हो या लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो या देश में हो, यही तानाशाही रोकनी है कि जब चाहे मीडिया का माइक पकड़ के डिस्कशन में एक तरफा बोलने लगो, मीडिया को आवाज दबा करके, मीडिया का समर्थन मिलता रहे उसको। ये जो तानाशाही है, इसी तानाशाही को इस देश से भगाना है। ठीक है, सीधे राजेश भट्ट जी के पास चलता हूं। राजेश भट्ट जी बताइए, कटिहार का मुद्दा भी आया, कटिहार का मुद्दा भी आया, क्या है बिहार में गवर्नेंस क्या रहा? संजीव झा जी मैंने देख लिया, आऊंगा आपके पास। राजेश भट्ट जी, ये सवाल आपसे है। जी दीपक जी, फिर से सवाल दोहराइए। बिहार का मुद्दा भी आया कि बिहार में जो है गोली चलानी पड़ गई, वहां पर एक बिजली के लिए प्रदर्शन हो रहा था, उस पूरे मामले पर कैसे देखते हैं आप उस पूरी घटना को, और क्या कहेंगे इस अलायंस INDIA के बारे में? नहीं, इंडिया जो इंडिया का तगमा लगा के आज घूमते नजर आ रहे हैं लोग, ये वो लोग हैं जो देश का विश्वास खो दिए हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाने के दिवा स्वप्न देख रहे हैं। बिहार के कटिहार में जो घटना घटी है उसकी जितनी भी कड़ी निंदा की जाए कम है। और ये मणिपुर की क्या चर्चा कर रहे हैं, अभी बिहार के बेगूसराय की चर्चा इन्हें करनी चाहिए, और बिहार के सरकार में ये शामिल हैं। इन्हें तो तमाम बिहार वासियों से माफी मांगनी चाहिए। ये बेगूसराय की बात क्यों नहीं संसद में उठाते हैं? बेगूसराय की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? बेगूसराय में मणिपुर की तरह ही एक लड़की को इसी तरह से, जिस तरह से मणिपुर की घटना घटी है, उसी तरह से यहां भी उसकी पुनरावृत्ति बेगूसराय में हुई है। सरकार में शामिल है अखिलेश प्रताप सिंह जी को तो सार्वजनिक तौर पर खुले पूरे भारतवासियों से माफी मांगनी चाहिए। ये कौन सा न्याय की बात कर रहे हैं? कौन सा मोदी विरोध की बात कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिसने पूरे देश का विश्वास खो दिया है। इनको तो इस मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। इनके शासित राज्यों में क्या हो रहा है, अगर हम फिगर दे दें तो कहीं कहीं के ये नहीं रह जाएंगे, इनकी गिग्गी बंद हो जाती है उस समय। और कभी भी किसी भी महिला उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, और इस तरह की कभी भी घटना जघन्य जब अपराध होते हैं, चाहे प्रदेश कोई भी हो, चर्चा होने की का कोई भी पक्षधर है। इनको मैं समझता हूं कि प्रदेशों में बांट के देखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो। ठीक है, तो मणिपुर के लिए इतना छाती पीट रहे हैं, ये बिहार के बेगूसराय के लिए क्यों नहीं छाती पीट रहे? क्या वो जो बच्ची है वो क्या देश की बच्ची नहीं है? ये वो क्या पाकिस्तान से आई है? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी काबिल प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कम से कम उनको ऑन स्क्रीन इस तरह से सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति के लिए। सिर्फ मणिपुर 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 क्या है? मणिपुर बेगूसराय पर क्यों नहीं? कटिहार पे क्यों नहीं? कटिहार की जो घटना घटी है, कौन दोषी है उसमें? बिजली मांगना, अपने हक हुकूक की बात करना सरकार से क्या गलत है? दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, जहां ये सरकार में बैठे हुए हैं, उससे पहले संजीव झा। देखिए
तीन बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। एक, ये रूल का हवाला दे रहे थे, कह रहे थे मैं रूल बुक लेके आया हूँ। तो चूंकि 267 की मांग हम इसलिए कर रहे थे कि 267 में अगर चर्चा होगी तो ना केवल सारा बिजनेस सस्पेंड होगा, पूरी विस्तार से चर्चा होगी, दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे और उसके बाद वोटिंग का प्रोविजन होगा। देश देखना चाहता है ना कि कौन मणिपुर की घटना से चिंतित है और कौन चिंतित नहीं है, कौन नाटक कर रहा है। दूसरी बात मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप डिबेट कर रहे हैं तो इस डिबेट को नॉर्थ ईस्ट के लोग भी देख रहे हैं। कम से कम उसके जख्म को नहीं बढ़ाइए, कम से कम ये मणिपुर की तुलना बाकी प्रदेशों से आप मत कीजिए। मणिपुर में अगर आपके परिवार के लोग होते तो शायद, अगर आपकी संवेदना नहीं है तो अगर आपके परिवार के लोग होते तो शायद आप समझ पाते कि मणिपुर में वास्तव में हो क्या रहा है। तीसरी बात, अभी कह रहे थे शहजाद भाई कि हम नमक का हक अदा करते हैं, देश का और ईश्वर का। मैं इस बात से सहमत हूं कि शहजाद भाई नमक का हक अदा करते हैं। मैं आप एक ऑडियो सुनाता हूं। ये ऑडियो तब की है जब वो कांग्रेस में थे। जब कांग्रेस में थे तब ये मोदी जी को खूब कोच कर गाली दे रहे थे, तब कांग्रेस का हक अदा कर रहे थे। सुनिए अभी। जो 2G स्कैम में मुलविस थे, जैसे कि डीएमके के बारे में कहा जाता था, उनसे तो मोदी जी अभी हाल ही में मिल के आए, गले मिल के आए। अब मुकुल रॉय को इतनी बातें सुना रहे थे नालंदा स्कैम में, उनको उन्होंने जो है गंगा जल छिड़क के ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी बातें, जब वो कांग्रेस में थे तब वो कांग्रेस का हक अदा कर रहे थे, अब बीजेपी में बीजेपी का अदा कर रहे हैं। अपना कोई सिद्धांत नहीं है, जहां देखा वहां गया। फिर हो सकता है कल बीजेपी ना रहे, तीसरी हमारे पास दूसरी आने की कोशिश करेंगे। मतलब आप बोल रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आज आप जब इंडिया, हाँ कोशिश करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज जब हम कह रहे हैं, जब मैं कह रहा हूं कि देश इकट्ठा हो रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूं? आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप जनतंत्र की बात कर रहे हैं और असंवैधानिक काम कर रहे हैं। चुने हुए सरकार को आप डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, एक पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जनता ने वोट दिया था कि देश के मुद्दे, महंगाई पे काम करें। आप महिला अत्याचार की बात कर रहे थे, उस पे काम करें। आज देश में बेरोजगारी पे काम करें। आपने क्या किया? पूरे 5 साल जिसने आपके खिलाफ बोला, पहले उसको खत्म करने की साजिश की। और क्या तरीके थे? पहले आपने खरीदने की कोशिश की, अगर वो बिका नहीं तो फिर अपनी ईडी सीबीआई भेजा, डराया। अगर उससे नहीं आया तो फिर गवर्नर के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उससे भी नहीं आया तो आप ऑर्डिनेंस लेकर के आए। यही लोग कहते थे ना कि कांग्रेस ऑर्डिनेंस की सरकार है, उनसे 3 गुना ऑर्डिनेंस लेकर के आ गए। तो मुझे यह लगता है कि आज इस देश के संविधान को बचाने के लिए, जनतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए ये देश इकट्ठा हुआ। हाँ, एक बात और कह रहे थे कि भाई आपस में खूब गाली गलौज कर रहे हो, कैसे इकट्ठा हो गए? हाँ, हम अलग अलग पार्टी थे, वैचारिक मतभेद था, लेकिन बात चूंकि संविधान की आ गई, बात जनतंत्र की आ गई, तो हम अपनी वैचारिक दूरी को से ऊपर उठ करके आज संविधान बचाने इकट्ठा हुए हैं और रहेंगे। शहजाद जी, आपका जवाब चूंकि आप पर और जनतंत्र व्यक्तिगत आपका एक पुराना बयान दिखाया। उन्होंने एक बयान सुनाया जिसमें कि मैं कह रहा हूं कि मुझे अस्वीकार्य, हालांकि मैं पार्टी में नहीं था उस समय, पर मैंने कहा कि मुझे अस्वीकार्य है कि मुकुल रॉय को लिया गया। और ये मोदी जी है कि मुकुल रॉय हमारी पार्टी में थे तब भी केस चला, आज वो मुकुल रॉय टीएमसी में, बताइए वो भ्रष्ट है कि नहीं है? और लालू प्रसाद यादव तो कन्विक्टेड करप्ट है। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड करप्ट है। दीपक जी, अब बताइए लालू प्रसाद को एक कन्विक्टेड करप्ट मानते कि नहीं मानते? दीपक जी, मेरे बीच में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, मुझे अपनी बात पूरी करने का अधिकार है, मेरे पे व्यक्तिगत हमला किया गया। तो एक सेकंड दीपक जी प्लीज, दीपक जी मेरा राइट टू रिस्पॉन्ड है। 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 इसको प्लीज तबाह मत लीजिए मेरे राइट टू रिस्पॉन्ड को। दीपक जी मेरे राइट टू रिस्पॉन्ड को डिस्टर्ब ना किया जाए। दीपक जी, मैं तो कह रहा हूं मुकुल रॉय करप्ट था, करप्ट है और करप्ट रहेगा। दीपक जी मेरे राइट टू रिस्पॉन्ड को मत हस्तक्षेप किया जाए। दीपक जी मेरे राइट टू रिस्पॉन्ड को सुरक्षित रखा जाए। दीपक जी मेरे राइट टू रिस्पॉन्ड को सुरक्षित रखा जाए। जी से मेरी प्रार्थना है, मेरे राइट टू रिस्पॉन्ड को सुरक्षित रखा जाए। दीपक जी से मेरी प्रार्थना है, मेरी करवत निवेदना है कि मुझे अपनी बात रखने दी जाए। दीपक जी मेरा राइट टू रिस्पॉन्ड है। दीपक जी मेरा राइट टू रिस्पॉन्ड है। दीपक मेरा राइट टू रिस्पॉन्ड है। दीपक जी मेरा राइट टू रिस्पॉन्ड है। जी मेरा राइट टू रिस्पॉन्ड है। कोर्ट में हमने जी में मेरा राइट टू रिस्पॉन्ड है। दीपक जी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा समय निकला जा रहा है, राइट टू रिस्पॉन्ड है। अरे संजय जी हमने केस किया इन पे। दीपक जी और जी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा राइट टू रिस्पॉन्ड है, सुरक्षित रखा जाए, मुझे अपनी पूरी बात कहने का एक स्वर में मौका दिया जाए, प्लीज बोलिए। हाँ,
दीपक जी, मैंने तो मुकुल रॉय पर जो कहा, मैं डंके की चोट पर आज भी उस पर कायम हूं। बच्चों की सौगंध खाकर कहा गया था हम कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, लालू करप्ट है। बताइए लालू आज कन्विक्टेड करप्ट है या नहीं है? दूसरा, ईडी का उन्होंने विषय उठाया। ईडी पर तो मनीष सिसोदिया पर जो कार्रवाई हुई उसको तो कांग्रेस ने कहा सही है, आज उन्होंने स्टैंड बदला है क्या? और तीसरा, उनसे मैं पूछना था तो उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट के लोग, सारे लोग देख रहे हैं ना ये चर्चा को। संजीव झा जी, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स का नाम बता दो। संजीव जी, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स का नाम बता दो। संजीव जी, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स का नाम बता दो। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स का नाम बता दो। भैया हम क्विज नहीं खेल रहे हैं तुमसे, तुम गैर संवेदनशील व्यक्ति हो सकते हो। हम नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स का नाम पता हो आपको तो बता दीजिए। पीड़ा को समझो, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स का नाम बता दीजिए। ये क्विज खेलने का वक्त नहीं है। तुम क्विज खेल सकते हो। हमें नॉर्थ ईस्ट के आपके झूठ पर आपको काट गया है। वो त्रिपुरा हो, आपको आपके झूठ पर काट गया। अब बताइए नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स का नाम। हमें वहां नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स का नाम बता दीजिए। तुम नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स का नाम बता दीजिए। एक बार सुन लिया, तुम हमें बता दिया और सुन लिया। हमें वहां के लोगों की पीड़ा है, हम क्विज खेलने नहीं आए। तुमको क्विज खेलने में संतुष्टि हो सकती है, लेकिन आज जो पीड़ा मणिपुर की है, जो पीड़ा सिक्किम के सारे स्टेट्स का नाम बता दो। संजीव झा विधायक हैं, संविधान की शपथ खाई हुई है। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स का नाम बता दो। नहीं पता है क्या आपको? आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का नाम नहीं पता है? प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का नाम नहीं पता है क्या आपको? और नहीं पता है क्या? छोड़ दीजिए, हम क्विज खेलने नहीं आए। छोड़ दीजिए, क्विज खेलने के लिए आ जाना। छोड़ दीजिए सर। और लालू कन्विक्टेड करप्ट है कि नहीं है? तुमको तुम्हारी क्या क्षमता है, लेकिन आज हम नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स का नाम बता दो मान्यवर। तुम अपनी आइडियोलॉजी पार्टी के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का नाम बता दो, लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट्स का नाम बता दो। नहीं बदलते। जी न्यूज़।